कंपाउंड में एक केटाइन होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, एनाइन होता है। बेसिकली होता है कि जब केटाइन और एनाइन दोनों आयोनिक कंपाउंड के फार्मेशन के दौरान एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, वो केटाइन का भी डिस्टर्ब हो सकता है, वो एनाइन का भी डिस्टर्ब हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टर्ब होने की एबिलिटी होती है ना बेटा, इसी चीज़ को नाम देते हैं पोलराइजेशन, डिफॉर्मेशन, या फिर हम इसको नाम देते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ आयन। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे in the formation of ionic compound when a cation approaches an anion, it attracts the valence shell, it attracts the valence shell or outermost electronic cloud of an anion, and at the same time cationic positive charge repels the nucleus और इस पे फिर हम कहेंगे बेटा न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एनाइन। So due to these both processes, anion electronic cloud becomes unsymmetrical। ठीक है ना बेटा, इसी को हमने नाम क्या देना बेटा, डिफॉर्मेशन या इसको बेटा हम क्या नाम देंगे, डिस्टॉर्शन, या इसी को बेटा आप नाम दोगे पोलराइजेशन। अब दोबारा देख लें बेटा, हमने इसमें क्या चीज़ स्टडी की, हमने क्या बेटा, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान होगा क्या, जब एक केटाइन एनाइन को अप्रोच करेगा, यानी जब एक केटाइन एनाइन के करीब पहुंचेगा, इट अट्रैक्ट्स द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एनाइन। तो वो जो केटाइन है ना, वो एनाइन के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो जो शेल वगैरह है, उसको वो क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ ही केटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वो एनाइन के पॉजिटिव चार्ज को, अब एनाइन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा बेटा, एनाइन का पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसमें फिर प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसके नतीजे में केटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना बेटा, वो एनाइन के न्यूक्लियर चार्ज को या उसके न्यूक्लियस को अपने से रिपेल करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो आपने देखा है इसमें ओवरऑल दो प्रोसेस हो रहे हैं,
एक में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट किया जा रहा है और दूसरे में उसके न्यूक्लियस को रिपेल किया जा रहा है, यानी उसमें जो दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक में एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ क्या किया जा रहा है बेटा, अट्रैक्ट किया जा रहा है, और दूसरा आप इसमें क्या देख रहे हो कि एनाइन का जो न्यूक्लियस है उसको क्या किया जा रहा है बेटा, रिपेल किया जा रहा है। तो इन दो प्रोसेसेस के नतीजे में होगा क्या बेटा, जो एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की सिमेट्री है ना बेटा, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल, इर्रेगुलर, कोई भी आप बेटा आप इसको नाम दे सकते हैं। तो इसी फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ आयन, डिस्टॉर्शन ऑफ आयन, या फिर हम इसको कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ आयन। अब पोलराइजेशन, डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है, किस चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टर्बेंस आ रही है, वो बेटा जी आ रही है एनाइन में। इसमें आ रही है बेटा एनाइन में। अब इसके साथ दूसरा ये सवाल पैदा होता है बेटा कि जिसी तरह केटाइन एनाइन को अपनी तरफ अप्रोच कर रहा है, इसी तरह बेटा जो एनाइन है वो भी तो इसके करीब जाने की कोशिश करेगा केटाइन के। जिसी तरह केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसी तरह एनाइन भी तो केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकते हैं ना बेटा। तो सवाल ये है कि क्या इसके नतीजे में केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, तो उसको भी हम देख सकते हैं बेटा। अब इसमें आपने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है बेटा। इन फॉर्मेशन ऑफ एन कंपाउंड व्हेन एन एनाइन अप्रोचेस द केटाइन, approaches the cation, it attracts the valence or outermost electronic cloud of the cation and at the same time anionic, इधर हम लिखेंगे बेटा न्यूक्लियर चार्ज, anionic nuclear charge repels the nucleus or nuclear charge of the repels the, इस पे आप लिखेंगे बेटा positive charge of the cation। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे but due to small size of the cation, but due to small size of the cation as compared to anionic size, it is not possible for an anion to disturb the cation outermost electronic cloud। That's why polarization of cation, पिछले में हमने क्या पढ़ा था बेटा, एनाइन पढ़ा था। That's why polarization of cation is not observed significantly। अब इसको भी देख लेते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है
जिस तरह अभी मैंने आपको इससे पिछले उसमें समझाया था बेटा कि पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन मैंने आपको क्या समझाया था कि आयोनिक कंपाउंड की फार्मेशन के दौरान जब एक केटाइन एनाइन के करीब पहुंचेगा तो वो जो केटाइन होगा ना बेटा वो एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेगा बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और उसके साथ ही हमने कहा कि केटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनाइन के न्यूक्लियर चार्ज को फिर से साथ में क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो उसके नतीजे में होगा क्या बेटा, उसके नतीजे में जो एनाइन है ना उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो है ना वो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी इर्रेगुलर हो जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो केटाइन की वजह से एनाइन के अंदर ये जो तब्दीली आई है, ये जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर डिस्टर्बेंस आई है, उसी वजह से उसके कोवलेंट और आयोनिक करैक्टर में भी तब्दीली आ जाती है बेटा। इसी चीज़ को फिर हमने नाम दिया था बेटा पोलराइजेशन ऑफ एनाइन बाय केटाइन। साथ में हमने ये कहा कि जिस तरह एक केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर रहा है, इसी तरह एक एनाइन भी तो केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको दोबारा ये समझाया कि आयोनिक कंपाउंड की फार्मेशन में जब एक एनाइन केटाइन के करीब पहुंचेगा तो एनाइन भी यही कोशिश करेगा केटाइन की तरह कि वो क्या करे बेटा, इट अट्रैक्ट्स द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ केटाइन, के एनाइन की भी यही कोशिश है वो केटाइन के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका जो शेल है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करे बेटा, कोशिश करे। एंड एट द सेम टाइम एनायोनिक न्यूक्लियर चार्ज, और इसके साथ ही एनाइन के जो न्यूक्लियस के ऊपर वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, वो कोशिश करेगा बेटा वो केटाइन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करे बेटा, रिपेल करे। लेकिन इधर अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द केटाइन एज कंपेयर टू एनायोनिक साइज। अब हम जानते हैं जो केटाइन होता है ना बेटा वो किसी चीज़ के इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के नतीजे में वजूद में आता है। जो ही आप उसमें से केटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज़ करोगे तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा ऐसे फील होगा जैसे न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो। दूसरे लफ्ज़ों में हमें केटाइन का जो साइज़ है ना वो हमें स्मॉल नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू एनायोनिक साइज। एनाइन का जो साइज़ होता है ना बेटा, ये एनाइन जो होता है ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में वजूद में आता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरफ्त कम हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगी। इसी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के नतीजे में एनाइन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा आपको इंक्रीज नज़र आएगा। यही वजह है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इजीली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। लेकिन केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बजाय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन ज़्यादा है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो इसी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एनाइन टू डिस्टर्ब द केटाइन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इसी वजह से एनाइन के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना इजीली कि वो केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सके। हाँ अलबत्ता केटाइन के लिए ये पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि एनाइन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट हो जाती है और केटाइन में होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन इसकी रिपल्शन को इजीली डिस्टर्ब कर देती है बेटा। दैट्स वाई पोलराइजेशन ऑफ केटाइन इज़ नॉट ऑब्जर्व सिग्निफिकेंटली। इसी वजह से पोलराइजेशन ऑफ केटाइन यानी केटाइन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टर्बेंस है वो हम इसमें ऑब्जर्व नहीं करते। हम सिर्फ बेटा क्या ऑब्जर्व करते हैं? पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। हम सिर्फ एनाइन के पोलराइजेशन को बेटा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो होपफुली आपको इसके बारे में तो आइडिया हो गया होगा। अब हम इसमें 3 डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बेटा। ये जो अभी हमने सारा ये जो स्टडी किया है ना 2 पैराग्राफ्स की शक्ल में, इसी से अब हमने क्या नतीजा निकाला है। अब इस पॉइंट को देखिएगा बेटा, इसमें मैं आपको बेटा 3 डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। द फिनोमिनन ठीक है बेटा, इसमें आप लिखेंगे द फिनोमिनन in which electronic cloud of the anion becomes अनसिमेट्रिकल, या इसको हम कह सकते हैं बेटा डी फॉर्म, डी शेप्ड भी कह सकते हैं बेटा।
डिफॉर्म्ड भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं बेटा, कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, डी शेप्ड हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है बाय अप्रोचिंग द केटाइन टुवर्ड्स एनाइन, इसी को फिर बेटा हमने नाम क्या देना बेटा, पोलराइजेशन ऑफ एन एनाइन बाय या केटाइन। इसको बेटा हमने क्या नाम देना है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ एन एनाइन बाय या केटाइन। एक तो हमने ये नतीजा निकाला है, इसी डेफिनेशन को बेटा आप कह सकते हैं पोलराइजेशन भी इसको कहा जाता है बेटा, या इसको कहा जाता है बेटा डिस्टॉर्शन, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ इसके नाम मिलेंगे बेटा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। या इसको आप कह सकते हैं बेटा डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। अब किस चीज़ की बेटा, केटाइन की कहोगे कि एनाइन की कहोगे, आपने बेटा इसमें कहना है डिफॉर्मेशन ऑफ एनाइन, डिफॉर्मेशन ऑफ केटाइन कभी भी नहीं कहना, ठीक है ना बेटा। कि ये जो इसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ये जो डिस्टॉर्शन आप कह सकते हैं, पोलराइजेशन कह सकते हैं, या इसको आप डिफॉर्मेशन कह सकते हैं बेटा, ये कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो रहा है वो एनाइन का होगा, वो केटाइन का नहीं होगा। केटाइन का क्यों नहीं होगा, बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, पोलराइजेशन उसके बाद आप क्या कहोगे बेटा, डिफॉर्मेशन, या उसके बाद बेटा आप क्या कहोगे, डिस्टॉर्शन। ठीक है ना बेटा, वो जो है ना केटाइन की वो पॉसिबल नहीं है, इज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है ना बेटा, तो केटाइन की जो है ना बेटा पोलराइजेशन या डिफॉर्मेशन आप वो इसमें ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो इससे एक बात तो तय है बेटा कि जब भी लफ्ज़ पोलराइजेशन आएगा, जब भी लफ्ज़ क्या आएगा बेटा, पोलराइजेशन आएगा, आप कहोगे पोलराइजेशन ऑफ अ केटाइन, सॉरी पोलराइजेशन ऑफ अ एनाइन बाय अ केटाइन। क्या कहोगे बेटा आप इसमें, हमेशा पोलराइजेशन ऑफ एनाइन बाय केटाइन, ये पॉसिबल है, बट पोलराइजेशन ऑफ केटाइन बाय एन एनाइन ये पॉसिबल नहीं है। ये याद रखिएगा बेटा, ये दो पॉइंट्स। ठीक है ना बेटा, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन बाय केटाइन कहोगे आप, कभी भी पोलराइजेशन ऑफ केटाइन बाय एनाइन नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि उसका क्या होता है बेटा, साइज स्मॉल होता है केटाइन का। तो ये तो डेफिनेशन हो गया प्रॉपर पोलराइजेशन कह सकते हो, डिस्टॉर्शन, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो बेटा डिफॉर्मेशन का। अब इसके अलावा नेक्स्ट दो और डेफिनेशन इसमें देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा, इसमें आप कहेंगे बेटा द एबिलिटी ऑफ ए केटाइन टू polarize an anion is called
इट्स पोलराइजिंग पावर, या आप इसको क्या सकते हैं, और इट इज़ कॉल्ड, इनके 3-4 नाम होते हैं बेटा, पोलराइजिंग पावर, या इनका बेटा दूसरा नाम होगा बेटा पोलराइजेशन पावर। पोलराइजिंग भी कह सकते हो, पोलराइजेशन भी कह सकते हो। दूसरा इसका नाम क्या होगा बेटा, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन पावर, या इसको कहते हैं बेटा और पोलराइजिंग एबिलिटी और पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। एनाइन नहीं कहोगे आप, उसको क्या कहोगे बेटा, केटाइन कहोगे। ये भी आपने बेटा नोट कर लेना है, ये जो मैंने इसमें लिखा है बेटा, पोलराइजिंग पावर, या इसको कहते हैं बेटा पोलराइजिंग एबिलिटी। दूसरा इसका क्या नाम है बेटा, पोलराइजेशन पावर, या इसको दूसरा फिर क्या नाम देंगे बेटा, पोलराइजेशन एबिलिटी। ठीक है ना बेटा, दोबारा सुन लें, हमने क्या बेटा, द एबिलिटी ऑफ ए केटाइन टू पोलराइज एन एनाइन। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते द एबिलिटी ऑफ ए एनाइन टू पोलराइज ए केटाइन, कि एक एनाइन के अंदर केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक लोड को डिस्टर्ब करने की एबिलिटी, ये आप नहीं कह सकते। ये आप क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि केटाइन का साइज स्मॉल होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। द एबिलिटी ऑफ ए केटाइन टू पोलराइज एन एनाइन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन पावर, और पोलराइजिंग एबिलिटी, और उसको फिर आप क्या कह सकते हैं बेटा, पोलराइजेशन एबिलिटी। ठीक है ना बेटा, पोलराइजिंग एबिलिटी, या इसको हम कहेंगे बेटा पोलराइजेशन एबिलिटी। पोलराइजेशन एबिलिटी। पोलराइजिंग पावर, या फिर ये बेटा पोलराइजेशन पावर। इसी तरह बेटा आप इसको क्या कहेंगे बेटा, पोलराइजिंग एबिलिटी, या फिर हम इसको कहेंगे पोलराइजेशन एबिलिटी। ये आप इसमें कोई भी इसमें टर्म आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा। अब अगर हम दूसरे उसमें देखेंगे, द एबिलिटी ऑफ ए एनाइन टू पोलराइज अ केटाइन, ये बेटा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केटाइन का जो साइज़ होता है ना वो स्मॉल होता है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसी वजह से उसके लिए पॉसिबल नहीं है उसके इलेक्ट्रॉनिक लोड को डिस्टर्ब करना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो पोलराइजिंग पावर होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में बेटा जो पोलराइजिंग एबिलिटी होगी, वो हमेशा किसके साथ आप लिखोगे बेटा, केटाइन की होगी। वो हमेशा, अगर आप इसमें लिखते हो ना एनाइन की, तो ये बेटा आपके लिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि केटाइन का साइज स्मॉल होता है, एनाइन का साइज़ क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। इसके लिए पॉसिबल नहीं होता बेटा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक लोड को डिस्टर्ब किया जा सके। तो हमेशा पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग एबिलिटी या पोलराइजेशन पावर, या फिर इसको कहोगे पोलराइजेशन एबिलिटी, ये हमेशा केटाइन के लिए लिखोगे, एनाइन के लिए नहीं लिखोगे बेटा। तो ये डेफिनेशन भी बेटा आपने नोट कर लेनी है। अब नेक्स्ट इसमें देखें बेटा, द टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब है बेटा सलाहियत। द टेंडेंसी ऑफ एन एनाइन to become polarized by a cation
is called polarizability of anion। इस डेफिनेशन को भी देख लें बेटा। हमने क्या कहा बेटा, द टेंडेंसी ऑफ एन एनाइन टू बिकम पोलराइज, या आप इसको क्या कह सकते हैं बेटा, टू गेट पोलराइज्ड बाय अ केटाइन। किसी भी एनाइन के अंदर केटाइन की वजह से जो उसके अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टर्ब होने की जो एबिलिटी है, या उसके जो पोलराइज होने की जो एबिलिटी है, उसको कहते हैं बेटा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। उसको क्या कहते हैं बेटा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। अब हम पोलराइजेबिलिटी ऑफ केटाइन क्यों नहीं कह सकते, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटाइन, इसी वजह से उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो इसके नतीजे में अभी हमने क्या सीखा है बेटा, हमने ये सीखा है बेटा कि जो पोलराइजिंग पावर है, या हमारे पास जो पोलराइजिंग एबिलिटी है, वो हमेशा किस चीज़ के लिए होगी बेटा, वो हमेशा होगी आपके पास केटाइन के लिए। वो हमेशा किस चीज़ के लिए होगी बेटा, केटाइन के लिए। उसके बाद हमने क्या सीखा बेटा कि जो पोलराइजेशन होगी, जो हमारे पास पोलराइजेशन होगी, या इसको आप कह सकते हैं बेटा डिस्टॉर्शन होगी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, डिफॉर्मेशन होगी, वो हमेशा एनाइन की होगी। वो हमेशा किसकी होगी बेटा, एनाइन की होगी। इसके अलावा जो पोलराइजेबिलिटी है, जो आपके पास क्या है बेटा, पोलराइजेबिलिटी है, वो भी हमेशा किस चीज़ के लिए लिखोगे बेटा, एनाइन के लिए लिखोगे। सबसे पहले हमने कहा बेटा कि ये जो पोलराइजिंग पावर होगी या पोलराइजिंग एबिलिटी होगी, ये हमेशा किस चीज़ के लिए लिखोगे बेटा, ये लिखोगे केटाइन के लिए। उसके बाद हमने क्या कहा बेटा, पोलराइजेशन लफ्ज़ है, डिफॉर्मेशन है, डिस्टॉर्शन है, ये वर्ड हमेशा किसके साथ आएगा बेटा, एनाइन के लिए आएगा बेटा। ठीक है ना। बाकी आपको मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन अभी समझा दी है कि इनके साथ ये वर्ड क्यों आते हैं, लेकिन ये आपने अपने एक माइंड में बतौर एज ए शॉर्ट ट्रिक इनको माइंड में बिठा लेना है। और जो पोलराइजेबिलिटी है वो हमेशा किसके साथ आएगी बेटा, एनाइन के साथ आएगी। और इसके अलावा ये जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर है बेटा, इसको P.P से भी शो करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करैक्टर। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि ये जो पोलराइजिंग पावर है या ये जो पोलराइजिंग एबिलिटी होती है किस चीज़ की होती है बेटा, केटाइन की होती है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, कोवेलेंट करैक्टर के। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर, केटाइन के अंदर, जितने उसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना उसमें कोवेलेंट करैक्टर भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आप बेटा आप इसमें क्या लिखेंगे बेटा, पोलराइजेशन, जो कि आप किसकी कर रहे हो बेटा, एनाइन के कर रहे हो। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा कोवेलेंट करैक्टर के। ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, कोवेलेंट करैक्टर के। इसको फिर नेक्स्ट हम आगे बेटा एग्जांपल से समझते हैं ये चीज़ कैसे एक्ट करती है। ठीक है ना बेटा। तीसरे नंबर पे आप कहोगे बेटा जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी, इसको पढ़ोगे पोलराइजेबिलिटी, जल्दी में हम इसको पोलराइजेबिलिटी भी कहते हैं। ये बेटा होती है, ये भी एनाइन के लिए। पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होती है, एनाइन के लिए बेटा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ की है बेटा, कोवेलेंट करैक्टर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, कोवेलेंट करैक्टर के।
अभी हमने कुछ देर पहले कहा था ना कि ये जो हम सारा ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर को डिटरमिन करने के लिए। तो ये पॉइंट्स भी मेन आप बेटा नोट कर लीजिएगा, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो हम सारा कुछ स्टडी कर रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे हम इसकी फिर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, उसको जब हम फैक्टर्स को देखेंगे उसी को हम फिर बेटा फजान रूल का नाम देंगे। ठीक है बेटा, तो होपफुली ये भी आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। आगे नहीं टर्म्स का ही सिर्फ हमने यूज़ करना है, या तो हम यूज़ करेंगे बेटा पोलराइजिंग पावर का, या फिर हम यूज़ करेंगे बेटा पोलराइजेबिलिटी का। अब पोलराइजिंग पावर किसके साथ आती है, केटाइन के साथ, और पोलराइजेबिलिटी किसके साथ आती है बेटा, एनाइन के साथ आती है। ये मेरे पास है, फ़र्ज़ करें बेटा केटाइन है, ठीक है बेटा, और ये अप्रोच कर रहा है बेटा आगे एनाइन को। ठीक है बेटा, हमने क्या किया बेटा, ये ए हमारे पास केटाइन है और बी हमारे पास है एनाइन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, अब ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ये जो केटाइन है ना, ये एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और एनाइन केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। लेकिन केटाइन का साइज़ स्मॉल है, एनाइन का साइज़ क्या है बेटा, लार्ज है। स्मॉल साइज़ की वजह से एनाइन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो केटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सके, लेकिन इसके अंदर लार्ज साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर डिस्टर्ब होने के चांसेस भी बढ़ गए। इसी वजह से ये जो केटाइन है ये ईजिली एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर देगा बेटा, डिस्टर्ब कर देगा। अब नेक्स्ट इसमें देखें क्या होगा बेटा, केटाइन को आप वैसे ही लिख दें बेटा। अब एनाइन को देखें, उसमें क्या होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। अब ये देखें बेटा, अब इसमें ये हुआ क्या है, ये जो है ना बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एनाइन आफ्टर पोलराइजेशन ऑफ एन एनाइन। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसमें क्या हो गया बेटा, डिस्टर्ब हो गया। अब ये देखें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का झुकाव कहाँ पर है, ये जो एनाइन का बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था ना, वो बल्ज्ड हो गया है या मूव कर गया बेटा। कहाँ पर मूव कर गया बेटा, टूवर्ड्स केटाइन। अब एनाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो आप देख रहे हैं ना बेटा, थोड़ा सा एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तरफ क्या हो गया बेटा, अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसका ये जो स्मॉल साइज है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना बेटा, इसी वजह से ये जो इसमें ये जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई, ये वाली, ये जो मैंने इस लाइन से बेटा शो किया है, ये जो इरेगुलर आपको ये जो इन सर्कल नज़र आ रहा है, ये इरेगुलर जो इन सर्कल, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसको कहते हैं बेटा पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। ये आपके पास केटाइन था, ये आपके पास क्या है बेटा, एनाइन है। अब ये क्या है बेटा, केटाइन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सवाल ये है कि इसके अंदर क्यों नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डिस्टर्बेंस है इसके अंदर क्यों नहीं क्रिएट हुई, ड्यू टू केटाइन स्मॉल साइज। केटाइन के स्मॉल साइज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा हुई। ठीक है ना बेटा, तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पोलराइजेशन ऑफ एनाइन होती है केटाइन के अप्रोच करने के नतीजे में बेटा। अब हम इसमें आ रहे हैं बेटा फैक्टर्स की तरफ।